नमस्ते। लीगल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता और आज हम देखेंगे हाई कोर्ट के हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले। पहला फैसला, बलदेव शर्मा बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला, केस नंबर C.AM.P.MO, नंबर 2 176 ONF 2024। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज एज माननीय श्री जस्टिस सत्येन वैद्य। इस मामले में पिटिशनर ने डिविजनल कमिश्नर के उस आर्डर को चैलेंज किया था जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला द्वारा अपील फाइल करने में हुई 3 साल और 10 महीने से अधिक की देरी को माफ कर दिया गया था। कॉर्पोरेशन ने देरी का कारण पुराने रिकॉर्ड्स को ढूंढने और इंटरनल कमिटी डेलिब्रेशंस में लगा समय बताया था। हाई कोर्ट ने पाया कि कमिश्नर ने कंडोनेशन एप्लीकेशन को बिना सही जांच पर DDDH ताल के कॉर्पोरेशन के तर्कों को सच मानते हुए और बिना किसी सफिशिएंट कॉज के अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स में कारण बताना जरूरी है और अनावश्यक देरी के लिए सख्त नजरिया अपनाना चाहिए, और अंत में पिटीशन को स्वीकार करते हुए कॉर्पोरेशन की कंडोनेशन ONF डिले की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले सफिशिएंट कॉज, देरी को माफ करने की शक्ति का प्रयोग उचित सावधानी से किया जाना चाहिए और आवेदक को देरी के लिए सफिशिएंट कॉज प्रस्तुत करना होगा। अनावश्यक देरी के मामलों में केवल प्रक्रियागत देरी का स्पष्ट विवरण और समय सीमाओं के बिना उल्लेख पर्याप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन एंड रेंट रिकवरी एक्ट 1971 सेक्शन 9 अपील लिमिटेशन, कलेक्टर के आर्डर के खिलाफ अपील आर्डर के पब्लिकेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए। कमिश्नर इस अवधि के बाद अपील तभी सुन सकता है अगर वह संतुष्ट हो कि अपीलेंट सफिशिएंट कॉज के कारण समय पर अपील फाइल नहीं कर पाया। प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स। रीजंस, क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स कारण सहित होने चाहिए, बिना आवेदन के कंटेंट को गॉस्पेल ट्रुथ माने और देरी के कारणों की आलोचनात्मक जांच किए बिना कंडोनेशन ONF डिले की अनुमति देने वाला आर्डर टिकाऊ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंडोनेशन ऑफ डिले अप्रोच ऑफ कोर्ट्स। अदालतों को न्याय उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन देरी के कारण विपक्ष को प्राप्त हुए अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए। एक उदार दृष्टिकोण को तर्क संगति की अवधारणा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और घोर लापरवाही या अनावश्यक देरी के मामलों में महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पिटीशन स्वीकार की गई और डिविजनल कमिश्नर का आर्डर सेट असाइड किया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कंडोनेशन ONF डिले की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछें और इसे शेयर करना न भूलें। दूसरा फैसला, सत्या देवी बनाम द स्टेट ONF HP, केस नंबर CW@P.A नंबर 267 ONF 2020। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज माननीय श्री जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, माननीय श्री जस्टिस रंजन शर्मा। इस मामले में पिटिशनर, जो 1994 में नियुक्त एक बेलदार की विधवा थी और जिनकी मृत्यु 2007 में सर्विस के दौरान हुई थी, ने फे न मिली पेंशन की मांग की थी। उनके पति को मृत्यु उपरांत 1 जनवरी 2002 से वर्क चार्ज स्टेटस प्रदान किया गया था। राज्य ने फी न मिली पेंशन देने से मना कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 10 साल की रेगुलर सर्विस पूरी नहीं की थी और उन्हें 58 साल की उम्र में 30 जून 2006 रिटायर्ड माना गया था। इसलिए वर्क चार्ज बेसिस पर उनकी सर्विस केवल 4 साल और 6 महीने की थी। हाई कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके पति की सर्विस 1 जनवरी 2002 से उनकी मृत्यु तक 5 साल से अधिक CC.S पेंशन रूल्स के तहत फी न मिली पेंशन के लिए क्वालिफाई करती है, क्योंकि उन्होंने पेंशनेबल वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट में 1 साल से अधिक की लगातार सर्विस पूरी की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 60 साल तक सेवा करने के हकदार थे और यह पूरी अवधि पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए गिनी जाएगी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, रूल 54 2A, फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी। एक मृत सरकारी कर्मचारी का परिवार
फैमिली पेंशन का हकदार है यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद होती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 रूल 54 ए कंटिन्यूअस सर्विस का अर्थ है एक पेंशनेबल एस्टैब्लिशमेंट में अस्थायी या स्थायी क्षमता में प्रदान की गई सेवा और इसमें सस्पेंशन की अवधि या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा शामिल नहीं है। फंडामेंटल रूल 56 एंड फुल बेंच जजमेंट इन बलदेव बनाम स्टेट ONF-HP। एज ऑफ सुपर एनुएशन फॉर डेली वेजर्स 10 मई 2001 से पहले नियुक्त डेली वेज कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार रखते हैं और ऐसी अवधि पेंशनरी फैमिली पेंशन बेनिफिट्स के लिए गिनी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन एक कानूनी HQ है जो संपत्ति का गठन करती है और कानून के अधिकार के बिना इसे अस्वीकार करना टिकाऊ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ वर्क चार्ज सर्विस काउंटेबल फॉर पेंशन वर्क चार्ज बेसिस पर प्रदान की गई सेवा पेंशन फैमिली पेंशन के लिए गिनी जाती है। पिटिशन स्वीकार की गई। पेटिशनर सत्या देवी अपने दिवंगत पति श्री जगत राम की मृत्यु की तारीख यानी 17 मार्च 2007 से फैमिली पेंशन और सभी परिणामी लाभों की हकदार हैं। राज्य प्राधिकरणों की फैमिली पेंशन अस्वीकार करने की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। तीसरा फैसला रमेश कुमार एंड अदर्स बनाम शकुंतला देवी। केस नंबर R-A नंबर 138 ONF 2024। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज S माननीय श्री जस्टिस सत्येन वैद्य। अपीलकर्ताओं वादी ने स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादियों के प्रतिदावे काउंटर क्लेम को सूट भूमि में हिस्सेदारी के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 2010 में डिक्री कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने केवल अपने मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ अपील की जिसे जिला न्यायाधीश ने 2013 में खारिज कर दिया, आंशिक रूप से इसलिए कि काउंटर क्लेम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट में RSA और रिव्यू पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट में एक SLL.P। उपयुक्त कार्यवाही को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई भी विफल रही। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने काउंटर क्लेम डिक्री के खिलाफ देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ अपील दायर की जिसमें अलग डिक्री शीट्स के बारे में गलत धारणा का हवाला दिया गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कंडोनेशन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने इस खारिजी को बरकरार रखा, यह पाते हुए कि देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था। यह देखते हुए कि जिला न्यायाधीश के 2013 के आदेश ने स्पष्ट रूप से काउंटर क्लेम डिक्री को चुनौती देने में विफलता की ओर इशारा किया था और इस प्रकार इसके बाद गलत धारणा की दलील सद्भावनापूर्ण नहीं थी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर 41, रूल 3A एंड लिमिटेशन एक्ट 1963, सेक्शन 5, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील। अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए एक आवेदन में अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर न करने के लिए सफिशिएंट कॉज दिखाना होता है। गलत धारणा की दलील एक पर्याप्त कारण नहीं है, खासकर जब पहले के अदालत के आदेशों ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया हो। प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंडोनेशन ऑफ डिले बोनाफिड कंडक्ट देरी की माफी मांगने वाले पक्ष का आचरण सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। एक पहलू पर अन्य कानूनी उपायों जैसे RSA रिव्यू SLP का पालन करना, जबकि दूसरे तय पहलू काउंटर क्लेम डिक्री के खिलाफ अपील करने में उपेक्षा करना, इसके बारे में स्पष्ट न्यायिक टिप्पणियों के बावजूद सद्भावनापूर्ण गलत धारणा की दलील को नकारता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ काउंटर क्लेम सेपरेट डिक्री। एक काउंटर क्लेम को अलग से माना जाता है और यदि डिक्री किया जाता है तो मुख्य मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ अपील स्वतः काउंटर क्लेम में डिक्री को कवर नहीं करती है। काउंटर क्लेम में डिक्री की अपील करने में विफलता मुख्य मुकदमे से संबंधित अपील को खारिज करने का आधार हो सकती है यदि मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। अपील खारिज कर दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही होगी। लीगल पॉइंट को देखते रहें और कानून की दुनिया से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चौथा फैसला कृष्णलाल बनाम स्टेट ONF-HP। केस नंबर CWPOA नंबर 6
1676 ONF 2020। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज माननीय श्री जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, माननीय श्री जस्टिस रंजन शर्मा। पेटिशनर एक रेवेन्यू चौकीदार जो 1989 में नियुक्त हुआ था को 1 जनवरी 2004 से डेली वेज स्टेटस दिया गया और 2015 में रेगुलराइज किया गया तथा 2016 में 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया गया। उसने पहले डेली वेज स्टेटस 1999 से 10 साल की पार्ट टाइम सर्विस के बाद पहले रेगुलराइजेशन 2007 से 8 साल की डेली वेज सर्विस के बाद 60 साल तक सेवा में बने रहने और पेंशन की मांग की। हाई कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि उसे 8 अगस्त 1999 से डेली वेज स्टेटस बिना वित्तीय बकाया के काल्पनिक रूप से दिया जाए, 8 अगस्त 2007 से रेगुलराइजेशन के लिए विचार किया जाए और पेंशनरी लाभों के लिए 60 साल 30 नवंबर 2018 तक सेवा में बने रहने का समझा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिटायरल लाभों की गणना के लिए एक विकल्प के रूप में 8 अगस्त 2007 से वर्क चार्ज स्टेटस काल्पनिक रूप से प्रदान किया जाए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: सर्विस लॉ, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, कन्वर्जन टू डेली वेज स्टेटस। रेवेन्यू चौकीदार्स जो रेवेन्यू चौकीदार 10 साल की पार्ट टाइम सर्विस पूरी कर चुके हैं, उन्हें उस तारीख से डेली वेजर के रूप में परिवर्तित होने का अधिकार है जब वे ऐसी सेवा पूरी करते हैं उस तारीख से डेली वेजर के रूप में वरिष्ठता के साथ रेगुलराइजेशन के उद्देश्य से, लेकिन पिछली अवधि के लिए बिना किसी परिणामी मौद्रिक लाभ के। यह राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 22 सितंबर 2011 और सुप्रीम कोर्ट के दी स्टेट ऑनएफ हिमाचल प्रदेश एंड अनर बनाम पिंजू राम आदि में दिए गए आदेश पर आधारित है। सर्विस लॉ, डेली वेज एम्प्लॉयज, रेगुलराइजेशन पॉलिसी। डेली वेज कर्मचारी 8 साल की निरंतर डेली वेज सर्विस पूरी करने पर लागू सरकारी नीतियों जैसे 9 जून 2008 की नीति के अनुसार रेगुलराइजेशन के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। सर्विस लॉ, डेली वेज वर्क चार्ज एम्प्लॉयज, एज ऑफ सुपर एन्युएशन प्री 10 मई 2001 अपॉइंटीज, 10 मई 2001 से पहले पार्ट टाइम डेली वेज आधार पर नियुक्त कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं और 58 वर्ष से 60 वर्ष तक की सेवा रिटायरल लाभों के लिए डीम्ड सर्विस मानी जाती है, जैसा कि बलदेव बनाम स्टेट ऑनएफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स में फुल बेंच के फैसले के अनुसार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 14 और 16, इक्वल ट्रीटमेंट, होमोजीनियस क्लास, एक ही समरूप वर्ग जैसे विभिन्न जिलों में सेवारत रेवेन्यू चौकीदार के भीतर कर्मचारियों को डेली वेज स्टेटस और रेगुलराइजेशन प्रदान करने के लिए अलग अलग मानदंड लागू करना भेदभाव के समान है और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। सर्विस लॉ, वर्क चार्ज स्टेटस कन्फर्मेंट आफ्टर 8 years ऑफ डेली वेज सर्विस। सभी सरकारी विभागों में डेली वेजर 8 साल की निरंतर डेली वेज सर्विस पूरी करने के बाद वर्क चार्ज स्टेटस प्रदान किए जाने के हकदार हैं। विभाग में वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट या कैडर के अस्तित्व के बावजूद यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे मूल राज उपाध्याय और स्टेट ओएनएफ हिमाचल प्रदेश बनाम सूरजमणि एंड अनर पर आधारित है। ऐसी वर्क चार्ज सर्विस रिटायरल लाभों के लिए गिनी जाती है। रिट पिटीशन स्वीकार की गई। राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि पिटिशनर को 10 साल की पार्ट टाइम सर्विस 8 अगस्त 1989 से गिनकर पूरी होने की तारीख अर्थात 8 अगस्त 1999 से वरिष्ठता के साथ डेली वेज स्टेटस प्रदान करें, लेकिन पिंजू राम मामले में कानून के आदेश के अनुसार मौद्रिक लाभों के बिना डेली वेज कर्मचारी के रूप में परिवर्तित होने पर राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि पेटिशनर को रेवेन्यू चौकीदार के रूप में रेगुलराइजेशन के लिए विचार करें और 8 साल की निरंतर डेली वेज सर्विस पूरी होने की तारीख अर्थात 8 अगस्त 2007 या ऐसी देय तिथि से रेगुलराइजेशन प्रदान करें। रेगुलराइजेशन के पुनर्निर्धारण पर याचिकाकर्ता को 1 नवंबर 2018 से पेंशन और अन्य रिटायरल लाभों का हकदार माना गया। वैकल्पिक रूप से वर्क चार्ज स्टेटस प्रदान करने और तदनुसार लाभों की गणना करने का निर्देश दिया गया। 5वां फैसला, राकेश कुमार बनाम स्टेट ओएनएफ एचपी, केस नंबर CRMMO नंबर 9 104 ONF 2024। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज एस
माननीय श्री जस्टिस वीरेंद्र सिंह। पिटिशनर एक शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 173(8) उल्लेखित नया बीएनएसएस सेक्शन के तहत आगे की जांच की मांग की, जब पुलिस ने उसकी शिकायत में नामित 2 व्यक्तियों में से केवल एक के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जो सीआरपीसी की धारा 156(3) के आदेश के तहत दर्ज की गई थी। आगे की जांच के लिए आवेदन तब दायर किया गया जब मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध था, आरोप तय होने के बाद। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने खारिजी को बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि पिटिशनर ने आगे की जांच के लिए कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी और ट्रायल के दौरान यदि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सबूत सामने आते हैं तो सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। कोर्ट ने दोहराया कि यद्यपि आरोप तय होने तक आगे की जांच की शक्ति मौजूद है, इसका प्रयोग संयम से और पर्याप्त न्याय के लिए किया जाना चाहिए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 173(8). फर्दर इन्वेस्टिगेशन: सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मजिस्ट्रेट की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग ट्रायल वास्तव में शुरू होने से पहले, यानी आरोप तय होने से पहले, किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। यह शक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से या जांच एजेंसी के कहने पर प्रयोग की जा सकती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 173(8). बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन: आगे की जांच का आदेश दिया जाना चाहिए यदि नए तथ्य सामने आते हैं जो कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराने या बरी करने का कारण बन सकते हैं, या यदि यह सच्चाई तक पहुंचने और पर्याप्त न्याय करने के लिए आवश्यक है। इसे फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर यदि आवेदक ने नए भौतिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 319 समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड: यदि ट्रायल के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत सामने आते हैं जिसे अभियुक्त के रूप में पेश नहीं किया गया है, तो अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत ऐसे व्यक्ति को तलब करने की शक्ति है। यह शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध एक वैकल्पिक उपाय है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन: आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 21 एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच की मांग करता है। आगे की जांच की शक्ति इस संवैधानिक जनादेश का समर्थन करती है। वर्तमान पिटीशन में कोई मेरिट नहीं पाया गया और इसे तदनुसार खारिज कर दिया गया। यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। लीगल पॉइंट पर हम ऐसे ही कानूनी पहलुओं को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। छठा फैसला: जय सिंह एंड अदर्स बनाम स्टेट ONF हिमाचल प्रदेश। केस नंबर C.W POA नंबर 7565 ONF 2019। डेट ऑफ डिसीजन 4 जून 2025। जज एस माननीय श्री जस्टिस सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ता राज्य पुलिस विभाग में कुक ने क्लर्कों के साथ वेतन समानता की मांग की, जिसमें 2 साल की नियमित सेवा के बाद 3200 रुपये का ग्रेड पे 10,334,800 के वेतनमान में मांगा गया था, जो क्लर्कों के समान था 1 अक्टूबर 2012 से। उन्होंने तर्क दिया कि इस तारीख से पहले दोनों श्रेणियों का ग्रेड पे 1900 रुपये समान था और उन्हें समानता से वंचित करना भेदभावपूर्ण था, खासकर जब कुक के पास कोई प्रमोशनल एवेन्यू नहीं थे। राज्य ने कर्तव्यों की प्रकृति में अंतर का हवाला देते हुए उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता क्लर्कों के साथ कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, योग्यताओं आदि में पूर्ण पहचान स्थापित करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करने में विफल रहे। न्यायालय ने दोहराया कि वेतन निर्धारण एक विशेषज्ञ डोमेन है और न्यायिक समीक्षा सीमित है। कुक और क्लर्क की भूमिकाओं के बीच सरकार के अंतर को उचित ठहराया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 14 और 39 डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पैरिटी ऑफ पे स्केल्स। वेतन की समानता का दावा यह स्थापित करके किया जा सकता है कि पात्रता, चयन, भर्ती का तरीका, काम और कर्तव्यों की प्रकृति और गुणवत्ता, प्रयास, विश्वसनीयता, गोपनीयता, निपुणता, कार्यात्मक आवश्यकता और दोनों पदों की जिम्मेदारियां
और स्थिति समान है, इसका भार दावा करने वाले व्यक्ति पर है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, पे स्केल फिक्सेशन एंड रिवीजन, रोल ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज एंड कोर्ट्स, वेतन मानों का निर्धारण एक जटिल अभ्यास है जिसके लिए नियोक्ता या वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। न्यायालयों को सामान्य रूप से विशेषज्ञों की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए और पदों या वेतनमानों की बराबरी के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी होती है। न्यायिक समीक्षा उन मामलों तक सीमित है जहां प्रशासनिक निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित, अन्यायपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण या भौतिक कारकों की अज्ञानता में लिया गया हो। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, पैरिटी ऑफ पोस्ट्स, फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन, पदों और समतुल्यता के समीकरण पर विचार करने के लिए कारक शामिल हैं। एक पद की प्रकृति और कर्तव्य, एक पद धारण करने वाले अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिम्मेदारियां और शक्तियां, भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं और पद का वेतन, पूर्ण पहचान आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, डिस्क्रिमिनेशन इन पे स्केल्स, बर्डन ऑफ प्रूफ, नियोक्ता द्वारा भेदभाव स्थापित करने का भार वेतन की समानता का दावा करने वाले व्यक्ति पर है। सेवा शर्तों या नामकरण में मात्र अंतर भेदभाव के समान नहीं है। सर्विस लॉ, कुक्स वर्स क्लर्क्स, पे पैरिटी, कुक और क्लर्क के बीच वेतन समानता को कर्तव्यों की अलग अलग प्रकृति, कार्यों की जटिलता और जिम्मेदारियों, क्लर्क प्रस्तावों, कानूनों के आवेदन, गोपनीय कार्य को संभालते हैं के आधार पर अस्वीकार करना सरकार द्वारा एक न्यायोचित अंतर है। याचिका खारिज कर दी गई। 7वां फैसला, HP स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अनर बनाम राजीव चौहान, केस नंबर L.PA नंबर 86 ONF 2017, डेट ऑफ डिसीजन जून 2025। जजेस माननीय श्री जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, माननीय श्री जस्टिस संदीप शर्मा। HP स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की जिसमें उसे प्रतिवादी संख्या 1 राजीव चौहान को 1995 में बेचे गए वन उत्पाद के लिए 1991 की वैधानिक अधिसूचना इकोनॉमिक रेट के आधार पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, न कि सहमत संविदात्मक दर रॉयल्टी आधार पर। कॉरपोरेशन ने देरी और लैचेस का तर्क दिया और यह कि 1994 का एक प्राइसिंग कमेटी का निर्णय समझौते को नियंत्रित करना चाहिए। उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि 1991 की वैधानिक अधिसूचना, जिसकी वैधता सुप्रीम कोर्ट तक अन्य मामलों में बरकरार रखी गई थी, संविधात्मक शर्तों को ओवरराइड करती है क्योंकि संबंध कानून द्वारा शासित होता है। चूंकि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए 1991 की अधिसूचना प्रभावी रही। देरी और लैचेस की दलील को भी निरंतर कार्रवाई के कारण और वैधानिक ढांचे के तहत अधिग्रहित उत्पाद के लिए उचित मुआवजा देने के राज्य के दायित्व के कारण खारिज कर दिया गया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एक्ट 1982, सेक्शंस 6 और 7, प्राइस फिक्सेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यह अधिनियम राज्य सरकार को एक सलाहकार समिति के परामर्श से या यदि समिति 15 फरवरी तक सलाह देने में विफल रहती है तो स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय वर्ष के लिए वन उत्पाद की कीमत तय करने और प्रकाशित करने का आदेश देता है। एक गठित समिति के अभाव में कीमतें पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं। नोटिफिकेशन डेटेड 3 अप्रैल 1991 अंडर HP फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एक्ट 1992, प्राइस डिटर्मिनेशन। इस अधिसूचना ने यह सुनिश्चित करने वाली एक प्रणाली निर्धारित की कि निजी वन मालिकों को 2 दरों में से अधिक प्राप्त हो, रॉयल्टी दर या इकोनॉमिक दर। इसकी वैधता को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और यदि बाद के वित्तीय वर्ष के लिए कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो यह प्रभावी रहती है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन वर्स कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। मूल्य निर्धारण को विनियमित करने वाली एक वैधानिक अधिसूचना जैसे 1991 की अधिसूचना पार्टियों के बीच सहमत संविधात्मक शर्तों को ओवरराइड करती है, खासकर जब संबंध केवल निजी अनुबंध द्वारा नहीं बल्कि कानून द्वारा शासित होता है। अधिसूचना के अनुसार भुगतान करने का वैधानिक दायित्व प्रबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालयों के निर्णय
जो एक वैधानिक अधिसूचना को बरकरार रखते हैं, जैसे ईश्वर दत्त और अशोक पाल सेन ने 1991 की अधिसूचना को बरकरार रखा, सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर लागू होते हैं और व्यक्तिगत वादियों तक सीमित नहीं होते हैं। जजमेंट्स इन रेम नॉट इन पर्सोनम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14। इक्वल ट्रीटमेंट। अंतिम रूप प्राप्त कर चुके पहले से तय मामलों में दी गई समान राहत। 1991 की अधिसूचना के आधार पर भुगतान से समान रूप से स्थित व्यक्ति को वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अपील खारिज कर दी गई। एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखा गया। 8वां फैसला रतन चंद बनाम द स्टेट ऑन हिमाचल प्रदेश, केस नंबर CWP2A नंबर 6664 ONF 2020। डेट ऑफ डिसीजन जून 4, 2025। जज एस माननीय श्री जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, माननीय श्री जस्टिस रंजन शर्मा। याचिकाकर्ता सहकारिता विभाग के एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने 1973 और 1997 में जारी वरिष्ठता सूचियों में अपने स्थान को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह उनके बैचमेट्स की तुलना में गलत था और परिणामी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की मांग की। उन्होंने 1997 में एक अभ्यवेदन दायर किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में एक अदालत के आदेश ने पुनर्विचार का निर्देश दिया, जिससे 2010 में एक और अस्वीकृति हुई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उन्हें केवल 2018 में प्राप्त हुआ। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अत्यधिक देरी, प्रारंभिक 1973 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में 24 साल, लयचेस और मौन सहमति के आधार पर याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने माना कि इतने लंबे समय के बाद संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना तय वरिष्ठता को फिर से नहीं खोला जा सकता है और प्रभावित पक्षों, वरिष्ठ सहयोगियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अपग्रेडेशन पर वेतन वृद्धि और अनुसूचित जाति आरक्षण के आधार पर पदोन्नति के दावों को भी राज्य द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्यों के आधार पर अस्थिर पाया गया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: सर्विस लॉ, सीनियोरिटी लिस्ट चैलेंज, डिले एंड लचेज एक्विएसेंस। एक वरिष्ठता सूची जो 3 से 4 साल से अधिक समय तक बिना चुनौती के अस्तित्व में रही है, उसे सामान्य रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद चुनौती के लिए देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण आवश्यक है। एक लंबी अवधि, जैसे 24 साल के लिए वरिष्ठता की स्थिति में मौन सहमति बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के बाद की चुनौती को रोक सकती है। सर्विस लॉ, सीनियोरिटी लिस्ट, नॉन जॉइंडर ऑफ अफेक्टेड पार्टीज। एक वरिष्ठता सूची को चुनौती जो याचिकाकर्ता की स्थिति को अन्य पदधारियों के संबंध में बदलने की मांग करती है, यदि ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तो वह बनाए रखने योग्य नहीं है। सर्विस लॉ, अपग्रेडेशन वर्सेस रीडेजिग्नेशन, एंटाइटलमेंट टू इंक्रीमेंट्स। किसी पद के वास्तविक अपग्रेडेशन पर एक पदधारी वेतन वृद्धि का हकदार हो सकता है। हालांकि यदि कोई परिवर्तन केवल जिम्मेदारियों या वेतनमान में किसी वास्तविक अपग्रेडेशन के बिना पद का पुनः पदनाम है, तो वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यात्मक निर्धारण यदि निर्विवाद है तो मान्य होगा। सर्विस लॉ, प्रमोशन, रिजर्वेशन पॉलिसी, स्केड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित एक कर्मचारी लागू आरक्षण प्रतिशत, जैसे 15% के अनुसार आरक्षित पदों के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार रखता है। हालांकि यदि पदोन्नति कैडर में श्रेणी के लिए आरक्षण कोटा पहले से ही भरा या उससे अधिक है, तो आरक्षण के आधार पर पदोन्नति का दावा, खासकर यदि रोस्टर के अनुसार कोई आरक्षित रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्लीडिंग्स, अनकॉन्ट्रोवर्टेड एवरमेंट्स। प्रतिवादियों द्वारा शपथ पत्र में दिए गए अभिकथन यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करके विवादित नहीं किए जाते हैं, तो आम तौर पर उन्हें स्वीकार या निर्विवाद माना जाता है। याचिका खारिज कर दी गई। ये थे आज के सभी 8 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। उम्मीद है आपको यह जानकारी पूर्ण लगा होगा। लीगल पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी विश्लेषण के साथ। नमस्ते।